साहब, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चंस में से एक है। तो उससे पहले हम एक मेसोसोम होता क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में मेसोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम आदि अनुपस्थित होते हैं। ठीक है गाइस। और प्रोकैरियोटिक में अंतर्वलित अंदर की ओर फूली हुई संरचना मीसोसोम कहलाती है तथा इनमें श्वसनीय एंजाइम पाए जाते हैं। यह यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के समतुल्य होती है। इसका मतलब इस टॉपिक का जितना है वो उसका पूरा सारांश ये है कि मेसोसोम जो पाया जाता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। और जो हम आप सब जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में सभी कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं सिवाय राइबोसोम के। और राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार का पाया जाता है। ये हम ही राइबोसोम टॉपिक के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि मेसोसोम होता क्या है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर्वलित अंदर की ओर फूली हुई आकृति को हम मीसोसोम कहते हैं। जैसा कि मैं अभी बता रहा हूँ, ये इस प्रकार से अंदर की ओर फूली हुई, यदि आपको दिख रहा हो तो देखिए, ये इस प्रकार से अंदर की ओर फूली हुई आकृति को हम मीसोसोम कहते हैं। चलिए ठीक है। अब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने इसे इस प्रकार मतलब थ्योरी के हिसाब से नहीं रखा है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि थ्योरी याद करने में हमें बहुत प्रॉब्लम जाती है। लेकिन यदि अगर आप इस प्रकार लिखते हैं तो हमें टॉपिक बाय टॉपिक जल्द से जल्द कुछ ही क्षणों में याद हो पाएगा। अब जैसे कि राइबोसोम है, उसकी खोज किसने की थी? जॉर्ज प्लेडी ने। बना किससे है राइबोसोम? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन से या राइबो प्रोटीन से बना है। और यह इसके कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, 70S का, 80S का। यह झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होता है। यह झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होता है। अब हम आते हैं इसके प्रकार में। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला 70S प्रकार का, दूसरा 80S प्रकार का। और 70S प्रकार का प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, 80S प्रकार का यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि राइबोसोम जो होता है 2 इकाइयों से मिलकर बना होता है। ये होती है छोटी इकाई जो 30S की होती है, और ये होती है बड़ी इकाई जो 50S की होती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो यहाँ पर लिखा है mRNA, tRNA जो होते हैं, जो M का मतलब होता है मैसेंजर RNA, छोटी इकाई को जोड़ने तथा tRNA ट्रांसफर RNA बड़ी इकाई को जोड़ते हैं। तथा 70S में इसका अणुभार भी होता होगा कुछ। तो इसका अणुभार क्या होता है? 2.7 इंटू 10⁶ डाल्टन। इस डाल्टन को हमें अवश्य लिखना है, यह उसके मात्रक है। ठीक है। तो कुछ अब हम 80S व 80S के प्रकार के बारे में भी पढ़ लेते हैं। 80S राइबोसोम प्रकार, तो इसमें भी हमें 2 छोटी या एक बड़ी, 2 इकाइयाँ मिलती हैं, छोटी और बड़ी।
छोटी इकाई हमें यहाँ पर 40s प्रकार की होती है तथा बड़ी इकाई 60x प्रकार की होती है। और यहाँ पर हमारा इन दोनों से मिलकर 80s प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। अब यहाँ पर 70s प्रकार का राइबोसोम का अणुभार था, तो 80s प्रकार का राइबोसोम का अणुभार भी होगा। तो इसका अणुभार है 4 इंटू 10⁶ डाल्टन। अब हम देख लेते हैं कि 70s राइबोसोम 80s राइबोसोम पाए कहाँ जाते हैं। तो 70s पाया जाता है कहाँ, प्रोकैरियोटिक कोशिका। मैंने आपको पहले बताया कि 70s राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। और अन्य जगह और कहाँ पाया जाता है इसके अलावा पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। और कहाँ पाया जाता है और मैं आप लोगों को बता दूं माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का खुद का डीएनए होता है। और 80s में कहाँ पाया जाता है, यूकैरियोटिक के अलावा सभी अंगों में पाया जाता है। अब मैं राइबोसोम की स्थिति के बारे में आपको बताऊंगा कि वह किस प्रकार पाया जाता है। यदि वह प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है तो किस प्रकार से वह पाया जाता है। तो इसमें होता है कि यह कोशिका द्रव्य से बिखरा हुआ तथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। जो हमारी कोशिका द्रव्य होती है इसी प्रकार गोल होती है। यहाँ पर हमारा केंद्रक होता है, यहाँ पूरा जीव द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम यहाँ पर सब होते हैं। तो जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें बिखरा हुआ पाया जाता है तथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाया जाता है। तो मैंने आपको विस्तार पूर्वक राइबोसोम के बारे में बता चुका हूँ। अब मैं आपको इसी वीडियो में लाइसोसोम के बारे में बता दूं, जिससे आपको कहीं और किसी और वीडियो को ना देखना पड़े, आप यहीं पर पूरा समझ कर जाएं। तो चलिए अब हम लाइसोसोम टॉपिक के तो यहाँ पर हमारा टॉपिक आ चुका है कि लाइसोसोम को समझाइए प्रकार सहित। तो यहाँ पर हम अभी थ्योरी पढ़ेंगे। लाइसोसोम है क्या। लाइसोसोम में जो गोलाकार नुमा संरचना पाई जाती है लाइसोसोम कहलाती है। जो मतलब कोशिका में ऐसे गोला नुमा संरचना पाई जाती है वो लाइसोसोम कहलाता है। यह एकल कोशिकीय मतलब एक इकाई झिल्ली युक्त होता है। मतलब जो होता है यहाँ पर इस प्रकार से, ये किसी में 2 मॉडल होते हैं, यहाँ किसी में 3 होते हैं, किसी में सिर्फ एक ही होता है। तो हमारा लाइसोसोम क्या है, एक इकाई झिल्ली युक्त होता है। इसे आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। अब हमारा कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि आत्मघाती या आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं। तो वो ये होता है कि कोशिका में जब होता ये है कि कोशिका में जब पदार्थ एंजाइम की कमी होती है तो लाइसोसोम में कुछ पाचन एंजाइम पाए जाते हैं जो इन एंजाइमों को पाचन के लिए कुछ नहीं मिलता है तो वह स्वयं को ही पाचन करने लगते हैं। मतलब लाइसोसोम का ही पाचन करने लगते हैं और धीरे धीरे पूरी कोशिका को नष्ट कर देते हैं। इसलिए हम लाइसोसोम को आत्मघाती या आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। इसमें यहाँ पर और बताया था कि इसमें बहुत सारे पाचन एंजाइम पाए जाते हैं जो पोषक तत्वों की कमी की वजह से लाइसोसोम को ही पचाने का कार्य करते हैं। यहाँ पर देखो जो पचाने का कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं भाई साहब की खोज किसने की थी लाइसोसोम की खोज ड्यूवे ने की थी। किसने की थी, डी डिड व्यू
इसने की थी? डिड यूवे ने की थी। यहाँ पर डा है, आप लोगों को दिखे ना शायद, मैं इसे डार्क करता हूँ। डिड यूवे ने की थी। तो इसके प्रकार भी हैं कुछ, तो हमें पहले ही क्वेश्चन बोला गया था प्रकार सहित समझाइए। तो इसके कुछ निम्न प्रकार से प्रकार हैं। पहला प्राथमिक, तथा दूसरा द्वितीय, तीसरा अवशिष्ट, अपशिष्ट नहीं अवशिष्ट, और चौथा स्वभक्षी। तो मैं आप लोगों को एक एक से इनके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताऊंगा। प्राथमिक लाइसोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रवर्धन से या मुकुलन से एक गोलाकार संरचना बनती है, प्राथमिक लाइसोसोम कहलाता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रवर्तन से या मुकुलन से एक प्रक्रिया द्वारा गोलाकार जो रचना बनती है उसे हम प्राथमिक लाइसोसोम कहते हैं। द्वितीयक लाइसोसोम पिनोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस द्वारा बनता है। द्वितीय लाइसोसोम पिनोसाइटोसिस तथा फैगोसाइटोसिस का इसका अर्थ है कि तरल पदार्थ तथा ठोस पदार्थों द्वारा यह बनता है। द्वितीय लाइसोसोम इनके अंदर उपस्थित पदार्थ का पाचन एंजाइम द्वारा होता है। इनके जो मतलब तरल पदार्थ ठोस पदार्थ, तो हमने तो कुछ न कुछ पदार्थ पाचन मतलब होगा पाचन के लिए, तो वही पाचन एंजाइम द्वारा इसे पचाया जाता है। अब हमारा तीसरा टॉपिक है अवशिष्ट। अब क्या है? अवशिष्ट लाइसोसोम। तो यहाँ पर है कोशिका जिस लाइसोसोम को पचा नहीं पाती वह अवशिष्ट लाइसोसोम कहलाता है। मतलब जैसा हमारा ये दूसरा है, बताया गया था कि इनके अंदर उपस्थित पदार्थ का पाचन एंजाइम द्वारा होता है। इनका उपस्थित पदार्थ का पाचन एंजाइम द्वारा होता है। तो कुछ एंजाइम और कुछ लाइसोसोम होते हैं उन्हें पचाने में असमर्थ होते हैं, या बच जाते हैं, वही अवशिष्ट लाइसोसोम कहलाते हैं। अब हम देखते हैं स्वभक्षी लाइसोसोम। तो स्वभक्षी शब्द से आपको चला है स्वयं का भक्षण। लाइसोसोम तो हम जानते हैं क्या है, कोशिका में जो गोलाकार नुमा संरचना पाई जाती है तो लाइसोसोम कहलाती है। और स्वभक्षी जो स्वयं का भक्षण करते हैं। हम देखते हैं इसके बारे में। कोशिका में पोषक तत्वों की कमी से एंजाइम स्वयं को पचाने लगते हैं, उसे स्वभक्षी लाइसोसोम कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोशिका में जो पोषक तत्वों की कमी की वजह से जो उसमें पाचन एंजाइम पाए जाते हैं वो स्वयं को ही पचाना शुरू कर देते हैं, इसी को स्वभक्षी लाइसोसोम कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को लाइसोसोम, मीसोसोम तथा राइबोसोम तीनों टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ चुके होंगे। तो मेरा अब अगला वीडियो होगा गोल्गी बॉडी केंद्रक तथा क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टाटा, सी यू।